स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद के अगले पॉइंट को। तो इसमें है कि यूरोप में समाजवाद का कैसे आना हुआ। दे रहा है कि समाजवाद के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। यानी समाजवाद ही एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से जो हम समाज था यूरोप का वो फिर से पुनर्गठित हुआ। यानी फिर से समाज में बदलाव आए, फिर से जो समाज गठन हुआ उसके जड़ में जो था वो समाजवाद ही था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। यानी समाजवाद की वजह से 19वीं शताब्दी आते आते बहुत से ऐसे लोग थे जो समाजवाद से परिचित हो चुके थे और समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको जान करके बहुत सारे लोग जो थे समाजवाद से आकर्षित हो चुके थे। यानी उनका मानना था कि समाजवाद आना चाहिए। आखिर समाजवाद क्यों आना चाहिए, वे क्यों ऐसा मानते थे, इसके क्या रीज़न थे, आइए अब हम देखते हैं। जैसे कह रहा है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। यानी समाजवाद जो था वो निजी संपत्ति के विरोध करते थे। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था इन सारे समस्याओं की जड़ है। यानी जो यूरोप में गरीबी बढ़ रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी, जो विकास की पहिया जो था वो नहीं चल पा रहा था और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये लोग मानते थे और वो रीज़न था समाजवाद का न होना। यानी संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाना। ऐसे में होता ये था कि जब संपत्ति निजी होती थी तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। जैसे जो संपत्ति थी किस खास ही लोगों के पास होती थी तो वे लोग जो थे ऐशो आराम में ज़िंदगी जीते थे और बाकी लोगों के पास संपत्ति का अभाव था तो वे अपनी जीवन अभाव में जीते थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी, जो कुरीतियाँ थी समाज में, बहुत सारी बुराइयाँ थी वो फैल रही थी और इन सब के पीछे एक रीज़न था और वो था पूंजीवाद। अब क्यों माना जाता था कि पूंजीवाद की वजह से ये सब हो रहा है, तो उनका इसलिए मानना था कि बहुत से लोग जो थे उनके पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों का रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है। यानी इनका मतलब मानना था कि जिसके पास संपत्ति है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास फैक्ट्री है तो पैसा है तो फैक्ट्री है और फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों को काम दे रहा हूँ, तो इससे जो काम मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को जो काम दे रहा हूँ उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा जो है निश्चित तौर पर देखा जाए तो केवल और केवल मुझे हो रहा है, यानी संपत्तिधारी व्यक्ति को हो रहा है, क्योंकि वे इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो कुछ भी मुनाफा होगा तो वो उसका फ़ायदा केवल और केवल मालिक को जाएगा, न कि उसमें काम करने वाले मजदूर को होगा। तो फायदे पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो मजदूर कर रहा है, यानी उनके बारे में सोचता है जो संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। यानी मालिक जो है वो मजदूरों के बारे में नहीं सोचता है, वो केवल मजदूरों को वही देता है जो उसकी आमदनी के हिसाब से तय किया गया मेहनताना होता है, यानी उसके जो वेतन होते हैं उसी को देता है। लेकिन उत्पादन जो बढ़ा रहा है, जो उत्पादन को बनाए रख रहा है और वो कर रहा है मजदूर, जबकि उसका फ़ायदा मजदूर को न मिलता है और उसको केवल और केवल संपत्तिधारी व्यक्ति को मिलता है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अधिक ध्यान दिया जा सकता है। यानी उनका मानना था कि अगर संपत्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास न होकर के पूरे समाज का हो, यानी वो पूरी ज़मीन जो हो या पूरी फैक्ट्री जो हो वो पूरे समाज का हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी फायदा होगा वो सबको दिया जाएगा। और इसी वजह से ये लोग चाहते थे कि समाजवाद आना चाहिए। समाजवादी जो थे इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। और समाजवादी जो चाहते थे कि हाँ ऐसा हो, संपत्ति जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे काज किए। अब कोई संपत्ति जो है वो किस तरीके से एक समाज के लिए ज़रूरी है ये आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं हो, आपके समाज के पास
आमदनी का अभाव हो तो आप अनुभव कर सकते हैं कि वो समाज किस तरीके से गहराइयों में डूबता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये किस तरीके से हो और क्या हो, ये क्या मानते थे, आइए अब इसको देखते हैं। जैसे समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, यानी आने वाले समय में ये एक अलग नज़रिए से सोचते थे कि आने वाला समय जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव समूह यानी सामूहिक उद्यम के विचार से दिलचस्पी थी, यानी कुछ लोगों का मानना है कि हम एक साथ मिलकर के काम करें और उसके बाद एक तरीके से मिलकर के जब हम काम करेंगे तो उससे जो मुनाफा होगा वो सभी को होगा। और ये मानना था कुछ लोगों का। जैसे इनमें से एक थे इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने क्या किया कि 1751 से 1858 के बीच अमेरिका में एक फैक्ट्री स्थापित की और उसने क्या किया कि एक नए समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया, यानी एक ऐसे समाज की रचना की कोशिश की जो बिल्कुल पूंजीवाद से अलग का हो। और उन्होंने ये पाया भी कि उन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की रॉबर्ट ओवन ने, तो उसने फैक्ट्री जो स्थापित की और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पहले पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे वो क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते थे, वेतन बहुत कम देते थे और ऐसी स्थिति में इस तरीके से मजदूरों का शोषण होता था। लेकिन रॉबर्ट ओवन ने क्या किया, रॉबर्ट ओवन ने इसके ठीक उल्टे किया। उसने क्या किया कि काम के एक निश्चित घंटे तय किया और उसने निश्चित समय पर मजदूरों को वेतन देना शुरू किया। और इस क्रम में रॉबर्ट ओवन ने पाया कि उसने जो काम किया उससे मुनाफा जो है बहुत ज़्यादा हुआ और जो लोग पूंजीपति वर्ग के लोग थे वो मुनाफा उनको कम हुआ। एक इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास कोई मजदूर काम करने के लिए आता है और वो आपसे खुश है तो वो क्या करेगा कि काम में दिलचस्पी रखेगा, आपके काम को सही ढंग से करेगा। लेकिन एक मजदूर आता है और आप उसको बेवजह बोलते रहते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि उसकी मेहनत के अनुसार आप उसको वेतन नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो निश्चित तौर पर आपके काम को बिगाड़ देगा या वो अपना जो है वो काम चुराएगा, यानी काम करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर इसको आप और ज़्यादा कड़ाई से लागू करना चाहते हैं तो आप उस पर नज़र रखेंगे, उसको बैठने नहीं देंगे, लेकिन इसमें भी वो वही करेगा जो उसकी दिलचस्पी होगी, जो उसको काम होगा। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर आप एक मजदूर को रखे हैं, वो मजदूर आपसे संतुष्ट है, वो 1 घंटे में जो है 200 ईंट जो है वो उठाता है और ढोता है, 1 घंटा में 200 ईंट, वो आपसे संतुष्ट है। और इस बीच में वो बैठता भी है, कुछ आराम भी करता है और इस तरीके से वो 1 घंटा में 200 ईंट पहुंचाता है। आपने क्या किया कि मजदूर को कहा कि नहीं, आपको बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, आपको लगातार काम करना है। मजदूर आपसे दुखी हो गया, वो क्या करेगा कि ईंट उठाएगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जाएगा जितनी तेजी से पहले जाता था। 4 ईंट पहले ले जाता था, अब 2 ईंट लेके जाएगा और वो क्या करेगा, लगातार काम करेगा और आपको मिलेगा रिजल्ट ये कि 1 घंटा में उसने मात्र 100 ईंट ही पहुंचाए हैं। तो इस तरीके से जब तक श्रमिक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपका काम या मुनाफा नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी स्थिति में रॉबर्ट ओवन ने जो काम किया, उसने अपने मजदूरों को यही काम किया कि उनको खुश रखा और खुश रखने का परिणाम क्या हुआ कि उसका मुनाफा बढ़ा। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरह से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। अब किसान जो थे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ज़मीन है, तो मैं हमारे पास बड़ी ज़मीन नहीं हो सकती कि मैं पूरे गांव के लोगों को या समूह के लोगों को खेती करने के लिए उकसा सकूं या तैयार करा सकूं, उकसा सकूं नहीं, तैयार करा सकूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार अगर कोशिश करती है और सरकार एक सामूहिक खेती को बढ़ावा दे तो निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। ये काम जो है, इस तरह का काम जो है, फ्रांस के एक विचारक थे जिनका नाम था लुई ब्ला, उन्होंने जो है इसको सरकार के सामने लाने की और सामूहिक खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की, लेकिन उनकी ये योजना जो थी असफल हो गई। अब इस योजना के असफल हो जाने के विषय कारण ये था कि मान लीजिए कि मैंने एक ज़मीन ले ली और उस ज़मीन पर सब लोग मिल करके, उनको कहा गया कि सभी लोग मिल करके सामूहिक रूप से खेती करें और जो मुनाफा होगा उसको सभी लोग बांट लें। अब इसमें कुछ लोग जो है काम को करने वाले नहीं हैं और जी चुराते हैं, यानी सही समय से काम को नहीं करते हैं। परिणाम क्या होगा
कि एक व्यक्ति जब काम नहीं करेगा तो दूसरा व्यक्ति भी मनमानी करेगा और ऐसी स्थिति में क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो लुई ब्ला ने जो योजना रखी कि अगर हम सामूहिक खेती करते हैं, जिसको फ्लांग्स बोला गया, लुई ब्ला ने सामूहिक खेती करने की जो योजना बताई उसको बोला गया फ्लांग्स। तो फ्लांग्स की जो योजना थी वो सफल नहीं हो पाई। तो उनका मानना था कि कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिल करके चीज़ें बनाते थे और मुनाफा प्रत्येक व्यक्ति और सदस्य को उसके काम के हिसाब से बांट दिया जाता था, यानी जो जिस तरीके से काम करता था उस हिसाब से मुनाफा बांट दिया जाता। तो फ्लांग्स जो योजना थी वो तो सफल नहीं हुई, लेकिन उसके जगह पर कोऑपरेटिव समूह बहुत से बनने शुरू हुए और इस वजह से जो जिस तरीके से काम करता था, यानी प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार और प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, यानी जिसकी जितनी क्षमता है उतना उसको काम दिया गया और जिस काम के अनुसार उसको मुनाफा दिया गया, यानी वो जिस तरीके से काम किया उस तरह से मुनाफा दिया गया। ये काम शुरू किया गया। अब देखते कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या किया कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और इन दोनों ने कई तर्क पेश किए कि नहीं, हमारा समाजवाद जो होगा वो किस तरीके से लोगों को फायदेमंद पहुंचाएगा या फायदे वाला होगा। जैसे मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी जो फैक्ट्री बन रही है, जो फैक्ट्री लग रही है, जो कारखाने हैं, उससे केवल और केवल पूंजीपतियों की भिलाई हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी जो है पूंजीपतियों का है और स्वामित्व है उन्हीं का है। ऐसी स्थिति में मुनाफा जो है वो मजदूरों को न मिल करके केवल और केवल किनको मिलेगा, पूंजीपतियों को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक पूंजी निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे और मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता, यानी जब तक ये फैक्ट्री प्रणाली रहेगी तब तक केवल और केवल उससे फायदा पूंजीपतियों का हो सकता है, मजदूरों का इससे कुछ नहीं हो सकता है। अपनी स्थिति सुधार में लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी और निजी संपत्ति पर आधारित शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा, यानी वो शासन व्यवस्था जो राजनीतिक शासन व्यवस्था है उसको खत्म करना होगा और उसके आधार पर उसके स्थान पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था लानी होगी जो पूंजीवाद के बदले सर्वहारा वर्ग को प्रमोट करे। और ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमें पूंजीवादी शासन व्यवस्था का समर्थन करने वाली शासन को उखाड़ फेंकना है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, यानी अगर हम चाहते हैं कि पूंजीवाद से अलग हो जाए, पूंजीवाद से हम अपने आप को अलग कर लें, तो इसके लिए होगा ये कि एक हम ऐसे समाज को बनाएं जो सारी संपत्ति पर पूरे समाज या सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहे। यानी निश्चित तौर पर अगर हम पूंजीपति वर्ग के साथ अपना संबंध विच्छेद करते हैं, यानी उनके फैक्ट्री को जाना बंद करते हैं, तो हमारे पास काम होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए ताकि हम अपना भरण पोषण कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक हम ऐसे समाज बनाए जिसके पास जो संपत्ति हो वो पूरे समाज की हो और उस पर सभी व्यक्ति का नियंत्रण हो। उन्होंने भविष्य के इस समाज को कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया, यानी कम्युनिस्ट लोग जो है वो मानते हैं कि आने वाला समाज जो होगा उसमें न गरीब होगा, न अमीर होगा, न मालिक होगा, न मजदूर होगा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि समाज जो है वो इस तरीके से काम करे कि जिसमें न मालिक हो न मजदूर हो, यानी सभी एक साथ हो और एक साथ मिलकर के काम करें और उसका मुनाफा सभी को एक साथ मिले। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ रहने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी, यानी उन्होंने जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय जो होगा वो निश्चित तौर पर कम्युनिस्टों वाला शासन होगा, यानी आने वाले समय में मजदूर जो है मालिक से प्रतिस्पर्धा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और वो उसके बाद जो सफलता मिलेगी वो निश्चित तौर पर कम्युनिस्ट समाज होगी। और उनका राय था कि आने वाला भविष्य जो है वो कम्युनिस्ट समाज ही होगा, यानी आने वाले टाइम में जो सरकारें होंगी वो केवल और केवल कम्युनिस्ट सरकारें ही होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूरोप में समाजवाद आया और किन किन लोगों ने यूरोप में समाजवाद लाने में क्या क्या विचार रखे और किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया और किस तरीके से वहाँ के लोगों को जागरूक किया। तो इनमें खास करके 3 लोगों का हमने जिक्र किया, 4 लोगों का जिक्र किया, जिसमें एक रॉबर्ट ओवन थे, एक लुई ब्ला थे, एक जो थे कार्ल मार्क्स थे और एक उनके मित्र थे फ्रेडरिक एंगल्स। तो ये 4 व्यक्ति थे जिन लोगों ने यूरोप में समाजवाद को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो
तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।